नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समय से पहले तालिबान छोड़ भागा अमेरिका, काबुल से खत्म किया अपना रेस्क्यू ऑपरेशन, 20 साल बाद लौटा तालिबान राज। अमेरिका के जाते ही पंजशीर पर हमला करने पहुंचा तालिबान, जवाबी हमले में कई लड़ाके ढेर, मसूद की सेना ने सिखाया सबक। कांग्रेस ने अफगानिस्तान की स्थिति पर दिखाई नौटंकी, केंद्र सरकार से पूछे 3 सवाल, कहा निकासी को लेकर क्या है प्रबंध। अरशद मदनी के बेतुके बयान पर सियासी घमासान, बोले लड़की लड़कियां का साथ पढ़ना ठीक नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। नवजोत सिद्धू और कैप्टन के बीच बड़ी तकरार, सिद्धू का अपनी ही सरकार पर आरोप, कहा कैप्टन सरकार ने नशे को रोकने पर नहीं उठाया ठोस कदम। तो सबसे पहले बात अमेरिका की। अमेरिका ने तालिबान की डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान छोड़ दिया है। यूएस आर्मी के आखिरी विमान ने सोमवार को काबुल के हामिद करजई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसके साथ ही अमेरिका की अफगानिस्तान में 20 साल की सैन्य मौजूदगी खत्म हो गई है। बता दें आपको कि तालिबान ने विदेशी सैनिकों को 31 अगस्त तक मुल्क छोड़ने का फरमान सुनाया था। सबसे पहले ब्रिटेन ने अपना रेस्क्यू मिशन समाप्त किया और अब अमेरिका एक दिन पहले ही अफगानिस्तान से चला गया है। डॉक्टर साहब, एक दिन पहले ही अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया, क्या कहे, डर गया अमेरिका? बिल्कुल। और अमेरिका के लिए ये एक ऐसा काला दिन है जी। जब भी अमेरिका का इतिहास लिखा जाएगा तो ये इल्जाम जो बाइडेन के सिर पे होगा कि आपने 4 करोड़ लोगों को बिल्कुल ही मौत के मुहाने में आपने खड़ा कर दिया। उनके अधिकार, उनके हुकूक, उनके सारे जो संपत्ति, उनके परिवार, जो सारी चीज़ें जो 20 साल से बनाने की कोशिश में अमेरिका जुटा रहा, उसमें पूरी तरीके से फेल हो गया। आप वॉर ऑन टेरर जीत नहीं सके। जीते तो नहीं, बल्कि 20 साल के बाद आपने तस्तरी में आतंकियों के सामने एक पूरा मुल्क परोस के आप वहाँ से भाग लिए। तस्वीरें देखिए, रात भर काबुल के अंदर तालिबान के लड़ाकों ने गोलियां चलाई, सेलिब्रेट कर रहे हैं। वीडियोस आ रहे हैं किस तरह से टैंक के टैंक रखे हुए, सैकड़ों टैंक्स। भाई, आतंकियों को आपने ये गिफ्ट में दिया। ये फेयरवेल गिफ्ट जो है वो $85 बिलियन के हथियार तालिबान के सुपुर्द आप करके चले गए, जिसमें हेलीकॉप्टर से, आप देखिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स नजर आ रहे हैं। वो तमाम हथियार वो जो बहुत सारे मुल्कों के पास नहीं है, वो आपने एक आतंकी संगठन के हाथ सुपुर्द कर दिया। और इसके बाद अमेरिका ये कहे कि भाई हम एक ग्लोबल पावर हैं, हम सुपर पावर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं, तो अब अमेरिका के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। क्योंकि न सिर्फ अमेरिका की हार हुई है, बल्कि अमेरिका ने उन तमाम अफगानियों के साथ विश्वासघात किया जिन्होंने अमेरिका के ऊपर भरोसा किया। जी बिल्कुल, 20 साल की लंबी मेहनत एक झटके में खत्म, और कहीं ना कहीं अमेरिका को लेकर भी अब पूरे देश में कई सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए अब बात करते हैं तालिबान की क्रूरता की। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाते ही तालिबान ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सोमवार देर रात को जब अमेरिका काबुल से अपने आखिरी विमान को रवाना कर रहा था, तभी तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर पर धावा बोल दिया। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, लेकिन तालिबानी मसूद की सेना
ने एक बार फिर से कमजोर साबित होते हुए नजर आए, लेकिन इस लड़ाई में तालिबान के 7 से 8 लड़ाके मारे गए हैं। डॉक्टर साहब, तालिबान ने किस तरह से जश्न बनाया वो तो आपने बताया। तालिबान ने अपना आतंक दिखाना भी शुरू कर दिया है, पर पंजशर घाटी पे कब्जा पाना आसान नहीं है। ये तालिबानियों को कब समझ में आएगा? देखिए, वहां जो तालिबान करना चाह रहा है वो सबसे पहले उनको ये साबित करना होगा कि उनके सामने कोई मुकाबला नहीं है। पंजशेर घाटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक वहां पे रेसिस्टेंस फोर्स जो है वहां पे जीवित है, तालिबान को इस बात का डर हमेशा सताता रहेगा कि चाहे वो कंधार हो, चाहे वो काबुल हो, चाहे वो मज़ार शरीफ हो, अलग अलग शहरों में जिस हिसाब से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, बैंक के बाहर किलोमीटर किलोमीटर लाइन लगी हुई है, लोग पैसा ढूंढ रहे हैं, वहाँ पैसे नहीं है, कैश नहीं है, और इससे अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो माहौल है वो सिविल वॉर जैसा बनता चला जा रहा है। लोग विरोध प्रदर्शन में बाहर आएंगे और ये सारी चीज़ें तब तक होती रहेंगी, उनको बल मिलता रहेगा मॉरली भी, जब तक पंजशेर घाटी के अंदर ये रेसिस्टेंस फोर्स वो जीवित है, वहाँ पे लड़ रही है। अब आपने एक अजीबोगरीब सवाल किया कि क्या वो जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। वो इसलिए नहीं जीत पाएंगे कि वहाँ का जो टेरेन है, अभी तक वो पंजशेर घाटी के अंदर तालिबान की सेना घुस नहीं पाई है। एक सप्ताह पहले जब घुसने की उसने कोशिश की थी, सैकड़ों तालिबानी आतंकवादी जो है वो मारे गए। इन लोगों का जो पूरा जो पंजशेर घाटी में जो दोस्तम की जो सेना है या फिर मसूद की जो सेना है, ये लोग फुल्ली ट्रेंड है। ये तो रशियंस जिस समय थे उस समय भी कोई कब्जा नहीं कर सका। तालिबान 6-7 साल तक वहां पे सरकार में रहा और बहुत ही क्रूरता से वो अफगानिस्तान को चला रहा था। उस दौरान भी ये लोग हिम्मत नहीं कर पाए। और उस समय जो अभी जो मसूद जिनके लीडरशिप में ये सब कुछ हो रहा है, उनके पिता जब वो नदर्न अलायंस के वो चीफ हुआ करते थे, तो उनकी जो हत्या भी की गई, तो वो हत्या भी बहुत ही, इसको कहते हैं, साजिश के तरीके किया गया। इंटरव्यू के नाम पे आपने अपने तालिबानी आतंकी वहां घुस गए और कैमरे में बम बांध करके ये लोग ले गए थे, और इंटरव्यू के दौरान ही जो है वहां पे वो धमाके में उसको, मतलब ये आप चीटिंग करके आपने किसी शख्स की हत्या की। आप बैटलफील्ड पे आमने सामने की लड़ाई में आप कभी जीत ही नहीं सके। तो इसलिए जो पंजशेर के को लेकर के बहुत सारी ये भी खबरें आ रही है कि अंदर खाने बातचीत भी हो रही है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला निकाला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, नदर्न अलायंस मजबूत होता चला जा रहा है, पूरी दुनिया का समर्थन तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों से लोग भाग भाग कर नदर्न अलायंस में अपने आप को जोड़ रहे हैं और इस रेसिस्टेंस फोर्स का हिस्सा बनके तालिबानियों के साथ लड़ने का मन बना रहे हैं। बिल्कुल, तो तालिबानियों के लिए पंजशेर घाटी पे कब्जा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब खबर कांग्रेस की नई नौटंकी की करते हैं। विदेश नीति पर हमेशा खोखली रहने वाली कांग्रेस अब तालिबान पर मोदी सरकार से सवाल दाग रही है। कांग्रेस ने अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंता जताई है और सरकार से 3 सवाल पूछे हैं, जिसमें पहला सवाल ये है कि निकासी को लेकर क्या प्रबंध हुआ है, जबकि भारत लगातार अफगानिस्तान से भारतीयों का रेस्क्यू कर रहा है, लेकिन कांग्रेस आंख मूंद कर बैठी हुई है। कांग्रेस ने दूसरा सवाल यह पूछा है कि जो भी भारत ने वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है उसको सुरक्षित कैसे रखा जाएगा, और तीसरा, आपने किसी से बातचीत की है? नहीं की तो क्यों नहीं की, और अब जो बातचीत करनी चाहिए क्या आप वो कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, ऑल पार्टी मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया था, पर कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा क्या? वो पूछ रहे हैं सवाल कि आपने अभी तक किसी से बात की है या नहीं की है, और नहीं की है तो क्यों नहीं की है। भाई वहाँ किससे बात करें? दीवार से? आप तो ये सवाल का जवाब आपको मालूम नहीं है।
आप ये कह रहे हो कि भाई तालिबान से आप क्यों नहीं बात कर रहे? ये बात कांग्रेस पार्टी को क्लियरली बोलना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, सामने आकर के कहना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि भारत की सरकार तालिबान के सामने घुटने टेक दे और उससे बातचीत करे और उनसे ही ये भीख मांगे कि जो हिंदुस्तानी फंसे हैं उनको आने दिया जाए, क्योंकि सरकार तो अब उनकी है, उनके पास सारा कुछ है। कांग्रेस पार्टी को यह कहना चाहिए कि भाई तालिबान के सामने आप जाकर के नाक रगड़िए, गिड़गिड़ाइए कि हमारे जो $3 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सुरक्षा आप करें। यही तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि तालिबान से बातचीत कीजिए। बातचीत करने का मतलब क्या है कि तालिबान को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, क्योंकि लेजिटिमेट सरकार है, मोदी सरकार नहीं चाह रही। और ये सिर्फ सलमान खुर्शीद तो मोहरा है। हिंदुस्तान में तालिबान के लिए कवर फायर करने वाले लोगों की संख्या और उनके चेहरे बिल्कुल देश के सामने एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने जो किया है ये एक साजिश है जिसके तहत हिंदुस्तान का ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो सेकुलर ब्रिगेड है, वो ये चाहता है कि हिंदुस्तान तालिबान को रिकॉग्नाइज करते हैं। जी बिल्कुल, और ऐसे उटपटांग सवाल है, इससे तो यही लगता है कि विपक्षियों को कुछ सवाल पूछना ही नहीं आता। चलिए अब बात अरशद मदनी की करते हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी के बेतुके बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। अरशद मदनी ने अपने बयान में कहा है कि लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई अलग अलग होनी चाहिए। उनके मुताबिक अनैतिक आचरण से दूर रहने के लिए सह शिक्षा को खत्म किया जाना बेहद जरूरी है। मदनी ने गैर मुस्लिमों से भी अपील की है कि वो सह शिक्षा से परहेज करें। अब मदनी के इस बेतुके बयान पर जमकर घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अरशद मदनी के बयान को लड़कियों के विरोधी सोच वाला बताया है। उनका कहना है कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं। डॉक्टर साहब, ये कैसा बयान दे दिया है मदनी साहब ने? अच्छा बयान दिया है। ये बयान बेतुका बयान नहीं है। ये बयान कुरान के हिसाब से, इस्लाम के कानून के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। अरशद मदनी हिंदुस्तान के में बहुत बड़े वो स्कॉलर माने जाते हैं इस्लाम के, और उन्होंने क्यों ये बयान दिया इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि वो बयान वही है जो 3 दिन पहले तालिबान ने अफगानिस्तान में दिया। क्या रिश्ता है दोनों में? रिश्ता बहुत ही साफ है कि जो तालिबान नाम का ये जो आतंकी संगठन है वो दरअसल यही जमीयत उलमाए हिंद, जिसके ये चीफ हैं अरशद मदनी, उन्हीं के मदरसों से तैयार होते ये तालिबान। तालिबान का वैचारिक केंद्र ये देवबंद है। देवबंद में जो बात बताई जाती है, इस्लाम के जो विवेचना की जाती है, कुरान का मतलब जो समझाया जाता है और सही इस्लाम क्या है जो देवबंद बताता है, वही तो तालिबान फॉलो कर रहा है। तो जैसा कि पिछली खबर में हमने बताया कि हिंदुस्तान में वो जो तालिबान को कवर फायर देने के लिए सारे लोग खड़े हैं, ये मदनी साहब उसी में हैं। ये अरशद मदनी ने जानबूझ के ये बयान दिया है, जबकि उनको पूरी तरह से मालूम है कि हिंदुस्तान में इस तरह के बयान, इस तरह के ख्वाहिश रखने की कोई इसको सज़ा तो नहीं है और उसका कोई प्रावधान भी नहीं है। हिंदुस्तान में संविधान है, यहाँ कोई एजुकेशन स्कूल चलेगा और चलता रहेगा। ये मदनी के कहने से वो बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन समझने वाली बात ये है कि वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए उन्होंने ये बयान नहीं दिया। ये बयान तालिबान के उस बयान को जो इनके एक स्कूल के पढ़ाए लिखाए वो स्टूडेंट्स हैं, ये तालिबान, उनकी बातों को इस्लाम के नज़रिए और सही विवेचना उसके करते हुए इन्होंने उसे जायज़ ठहराने की कोशिश की है। मतलब ये जो तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है उसको बचाने, उसको आइडियोलॉजिकल कवरिंग देने के लिए, उनके साथ खड़े होने में हिंदुस्तान में मीर जाफरों की भी एक फौज जो है वो
तैयार खड़ी हो गई है। चलिए डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पे भी नजर डाल लेते हैं। तो आखिरी खबर सिद्धू के ड्रामे से जुड़ी हुई है। पंजाब कांग्रेस में खींचतान बढ़ती जा रही है। सिद्धू और कैप्टन गुट एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं। इस बीच अब नवजोत सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है और नशे के मुद्दे को लेकर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के बावजूद 13 ड्रग्स स्मगलरों को लेकर पंजाब सरकार ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, सिद्धू तो अपनी ही सरकार की जमकर बुराई कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार कहता हूं, ये नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति के भस्मासुर हैं जी। ये जिस पार्टी में रहेंगे, जहां रहेंगे उत्पात मचाएंगे। अब चुनाव सिर पे है, ये तीसरे दिन लगातार ये बवाल मचा है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी ने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कैप्टन अमरिंदर होंगे, चुनाव कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तब से इनको मिर्ची लगी हुई है। उन्होंने कह दिया कि अगर हमको डिसीजन देने का पूरी आज़ादी नहीं मिलती है तो मैं पार्टी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा चुप, कोई जवाब नहीं। उन्होंने अपने जो पंजाब के जो इंचार्ज हैं हरीश रावत जी, उनको आगे कर दिया। उनसे कहा कि भाई इस तरह के बयान के ऊपर आप बताइए कि भाई क्या हमने फैसला लिया है। उन्होंने बताया तो उसके बाद मालूम चला कि भाई प्रगट सिंह, उन्होंने हरीश रावत को आड़े हाथ ले लिया। अब इसके बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो आज उन्होंने एक बड़का चिट्ठी जो है उन्होंने रिलीज कर दिया। क्या आरोप है? आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, पंजाब में आपकी सरकार चल रही है और आप अपनी सरकार को कह रहे हैं कि जो ड्रग्स के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी मजीठिया के खिलाफ, उसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। और ये क्यों? 2 तारीख को 2 सितंबर को इसकी सुनवाई, उसकी कुछ कोर्ट से कुछ फैसला आने वाला है। इस केस की जो वस्तुस्थिति नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि मजीठिया बरी हो जाएंगे। मजीठिया के खिलाफ उस तरह का कोई सबूत जो है मिला नहीं है। अगर वो बरी हो गए तो फिर ये कहेंगे कि भाई ये तो मजीठिया जिसके ऊपर ड्रग्स के कारोबार का आरोप है वो इसलिए बरी हो गया क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आप समझिए कि इन सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी कितनी ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन में पंजाब में फंसी हुई है। ये सिर्फ पंजाब में नहीं फंसी हुई है, ये तो बिना कुछ किए अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू ने गांधी परिवार की साख की ईंट से ईंट बजा करके रख दी। और ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो क्या बात है, वो किस तरह का ब्लैकमेलिंग है, किस तरह का दबाव है, किस तरह का प्रेशर है, किस तरह के राज वो गांधी परिवार के ये नवजोत सिंह सिद्धू जानते हैं कि गांधी परिवार उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा। सारे कांग्रेसी इस एपिसोड को लेकर के बिल्कुल ही लज्जित हो चुके हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, 5 महत्वपूर्ण खबरों पर अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।